Good morning students. Today we are going to discuss the insurance concept in this business studies class. Very first we are going to discuss the meaning of insurance. Insurance is a contract where one party takes the responsibility of the risk of the other party in exchange of some fixed fee. As per this contract, the first party which is taking the responsibility of another party promises to pay fixed amount of money to the second party either at the end of fixed period or at the happening of a event. अब इस केस में हमारे पास यहाँ पर टू पार्टीज आ रही हैं, दैट इज वन पार्टी वर्ड हमने यूज किया और सेकेंड वर्ड हमने यूज किया अदर पार्टी। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कौन है? फर्स्ट पार्टी है, यानी कि वन पार्टी है। और जो क्लाइंट्स हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं और जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं या फिर फर्म्स हैं जो अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रही हैं, वो कौन है? अदर पार्टी है। फर्स्ट पार्टी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि अगर सेकेंड पार्टी को कोई लॉस हो जाता है तो वो उसका रिस्क कवर करेगी, और उसका रिस्क वो कवर किस बिहाफ पर करेगी? क्योंकि जो वन पार्टी है, जो फर्स्ट पार्टी है, उसने उन्हें क्या पे की है? एक फिक्स्ड फी पे की है। उस फिक्स्ड फी को हम क्या कहेंगे? प्रीमियम कहेंगे। इंश्योरेंस कंपनी इंडिविजुअल्स का, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का या फर्म्स का रिस्क अपने ऊपर लेती है और बदले में उनसे क्या चार्ज करती है? एक फिक्स्ड फी यानी कि प्रीमियम चार्ज करती है कि अगर आपको कोई रिस्क हो जाता है तो हम आपके रिस्क को मनी की फॉर्म में कंपनसेट करेंगे। लेकिन वो कंपनसेट हम कब करेंगे? जब आप हमारे को रेगुलर फी पे करते रहोगे, रेगुलर प्रीमियम पे करते रहोगे। लास्ट में हमने यहाँ डिस्कस किया कि जो प्रॉमिस होता है, ये कंपनसेशन का प्रॉमिस फर्स्ट पार्टी जो सेकेंड पार्टी को कर रही है, वो एक फिक्स पीरियड के लिए प्रॉमिस होता है। उस फिक्स पीरियड में अगर इवेंट हो जाता है यानी कि कोई लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को कंपनसेट कर देती है। और कई बार लॉस नहीं होता तो भी इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को कंपनसेट करती है, लेकिन वो सिर्फ होता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में। जनरल इंश्योरेंस के केस में इट मीन्स जब हम अपने व्हीकल्स का, अपनी प्रॉपर्टीज़ का, अपने हाउस का, बिल्डिंग्स का इंश्योरेंस करवाते हैं तो अगर कोई लॉस होता है, कोई इवेंट अकर होता है, तभी इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस का कंपनसेशन हमें देती है। अदरवाइज वो जो प्रीमियम हमने पे किया होता है वो लैप्स हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं रहता। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर कोई लॉस होता है यानी कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनीज को, उसके एग्जीक्यूटर्स को इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनसेशन का अमाउंट मनी की फॉर्म में पे करती है। लेकिन अगर वो पर्सन लाइव रहता है, जीवित रहता है, तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, जितने टाइम पीरियड के लिए उस पर्सन ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया लेकिन उस पर्सन की डेथ नहीं हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को वो सारा अमाउंट रिटर्न कर देती है विद इंटरेस्ट, जो उसने प्रीमियम की फॉर्म में इंश्योरेंस कंपनी के पास डिपॉजिट करवाया था वेरियस इंस्टॉलमेंट्स में। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो जनरल इंश्योरेंस है वहाँ सिर्फ प्रोटेक्शन है, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस है वहाँ पर टू फैक्टर हैं, वन इज इन्वेस्टमेंट एंड अदर इज प्रोटेक्शन। इन्वेस्टमेंट कैसे? कि जब हमने मनी पे कर दी प्रीमियम की फॉर्म में, जो मनी हमने पे की, अगर हम लाइव रहते हैं तो वो हमारे को फिक्स टाइम पीरियड के बाद विद इंटरेस्ट मनी रिटर्न कर देगी इंश्योरेंस कंपनी। देन इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, कि हमने मनी पे की थी, उस पर इंटरेस्ट ऐड होकर हमें वापस मिल गया। और अगर हमारी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे नॉमिनीज़ को, हमारे एग्जीक्यूटर्स को वो मनी क्या कर देती है? रिटर्न कर देती है। किस लिए? कि उन्हें क्या मिल रहा है? प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स टू एलिमेंट्स, टू फैक्टर्स, वन इज प्रोटेक्शन एंड अदर इज इन्वेस्टमेंट। बट जनरल इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स ओनली वन फैक्टर, दैट इज प्रोटेक्शन, कि अगर लॉस होगा तो ही आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, कंपनसेशन देगी, अदरवाइज आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कम टू द नेक्स्ट,
बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस. फर्स्ट वन इज इंश्योरर. इंश्योरर कौन है? वन हु डज द इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस कर रहा है, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी. सेकेंड वन इज इंश्योर्ड. वन हु इंश्योरेंस इज डन, हुज इंश्योरेंस इज डन, जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, दैट इज ए क्लाइंट. वो एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, और एक फर्म भी हो सकती है. एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. मैंने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया तो मैं क्या हुई? इंडिविजुअल पर्सन हुई. आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 4 पार्टनर्स हैं. उन 4 पार्टनर्स ने मिलकर एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी परचेज कर ली, तो क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया. मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैंने उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है, दैट इज फर्म का इंश्योरेंस हो सकता है उस फर्म में, कि बिजनेस भी अगर उसमें है तो फर्म का इंश्योरेंस हो गया. ओनली बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी हो सकता है, ठीक है. तो मतलब जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है वो कौन है? इंश्योर्ड है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज प्रीमियम. द फी चार्ज बाय द इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज. जो रिस्क हम कवर करवाना चाहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसके बदले में हम उनको कुछ पर्टिकुलर फी इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं. वो इंस्टॉलमेंट्स मंथली हो सकती हैं, क्वार्टरली हो सकती हैं, हाफ ईयरली हो सकती हैं, एंड एनुअली भी हो सकती हैं. मोस्टली हाफ ईयरली और एनुअली इंस्टॉलमेंट्स का ही ट्रेंड है. इंश्योरेंस कंपनीज इसी फॉर्म में अपनी फी चार्ज करती हैं, और उस फी को हम क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं. दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम. फोर्थ वन इज पॉलिसी. डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इन विच रिटर्न terms and conditions related to contract of insurance are mentioned is known as policy. जब हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है? रिटर्न की फॉर्म में है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस राइट की गई हैं. इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो राइट की गई हैं, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जिस पेपर पर राइट की जा रही हैं, वो पेपर क्या है? पॉलिसी है. वो एक डॉक्यूमेंट है. जिस डॉक्यूमेंट पर वो राइट की जा रही है, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? पॉलिसी होगा. लास्ट वन इज सम एश्योर्ड. अमाउंट फॉर विच द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन इज नोन एज सम एश्योर्ड. आपने 5 लाख रुपीज की इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है, और उसकी आप इंस्टॉलमेंट्स में प्रीमियम की फॉर्म में लिटिल बिट अमाउंट में पेमेंट करते रहोगे 10 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक. लेकिन जो 5 लाख रुपीज का एक बिग अमाउंट है, वो क्या होगा? सम एश्योर्ड होगा. एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए. मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैंने अपनी बिल्डिंग का 20 करोड़ रुपीज का इंश्योरेंस करवा दिया, तो 20 करोड़ रुपीज क्या है? सम एश्योर्ड है. अब 20 करोड़ रुपीज की फेवर में जो मैं इंस्टॉलमेंट्स में फी पे करूंगी, वो क्या रहेगा? प्रीमियम रहेगा. कि मान लीजिए कि मैंने अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे करनी है प्रीमियम की फॉर्म में. वो लिटिल बिट अमाउंट की भी हो सकती हैं, एनुअली हो सकती हैं, क्वार्टरली हो सकती हैं, हाफ ईयरली हो सकती हैं, ठीक है. हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वो हमारा 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, 50 ईयर्स के लिए भी हो सकता है. लेकिन जनरल इंश्योरेंस जो है वो 1 ईयर के लिए ही होता है. तो सम एश्योर्ड लाइफ इंश्योरेंस के केस में भी होता है, और जनरल इंश्योरेंस के केस में भी होता है. दोनों ही केसेस में आप सम एश्योर्ड को यूज करते हैं. सम एश्योर्ड वो अमाउंट होता है जिस टोटल अमाउंट के लिए हम अपनी लाइफ का या अपनी एसेट्स का इंश्योरेंस करवाते हैं. Come to the types of insurance. Insurance can be divided into 2 categories. One is life insurance and other is general insurance. Life insurance is a form of insurance in which a person makes regular payments to an insurance company in return for a sum of money to be paid to them after a period of time or to their family if they die. Come to the main concept of this chapter, that is life insurance. Life insurance एक ऐसा इंश्योरेंस है जब एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, जब हम ज्वाइंटली अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं. जैसे अभी हमने पार्टनर्स का एग्जांपल लिया था, फैमिली मेंबर्स का भी ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है. हस्बैंड और वाइफ के नाम पर एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी परचेज की जा सकती है.
अपने बच्चों के नाम पर भी पेरेंट्स जॉइंट लाइफ पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 5 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए, 20 ईयर्स के लिए। और अगर हम उस टाइम पीरियड तक लाइव रहते हैं तो उस टाइम पीरियड के बाद हमें खुद वो मनी इंश्योरेंस कंपनी से वापस मिल जाती है। और अगर उस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में बीच में हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे नॉमिनीज को, हमारे एग्जीक्यूटर्स को जो सम एश्योर्ड का अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट होता है, वो उन्हें वापस मिल जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। मान लीजिए कि मैंने अपनी लाइफ का 10 ईयर्स का इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया है। मैंने 10 लाख रुपीज़ की 10 ईयर्स की इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है। इंश्योरेंस कंपनी को मैं एनुअली इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही हूँ और 3 ईयर्स के बाद अभी मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2.8 लाख रुपीज़ का ही इंश्योरेंस प्रीमियम उन्हें पे किया है 3 इंस्टॉलमेंट्स में, और मेरी जो है वो डेथ हो जाती है तो मेरे नॉमिनीज़ को पूरा 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट रिसीव हो जाएगा जो मेरा सम एश्योर्ड था। और अगर मैं 10 ईयर्स तक लाइव रहती हूँ तो जितनी इंस्टॉलमेंट्स 10 ईयर्स तक की होंगी वो सारी इंस्टॉलमेंट्स मुझे पे करनी होंगी, और सारा अमाउंट पे होने के बाद 10 ईयर के बाद जब मैं लाइव हूँ तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे सारा सम एश्योर्ड जो है वो वापस कर देगी। सम एश्योर्ड क्या था? 10 लाख रुपीज़ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज जनरल इंश्योरेंस। General insurance is a contract that offers financial compensation on any loss other than death. It insures everything apart from life. Very important point कि जनरल इंश्योरेंस जो है वो क्या है, वहाँ पर इंश्योरेंस किया जा रहा है लेकिन लाइफ के अलावा हमारी ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ है उसका इंश्योरेंस कहाँ हो रहा है? लाइफ इंश्योरेंस में हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के अलावा किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, अपनी हाउस का करवाना चाहते हो, कार का करवाना चाहते हो, बाइक, स्कूटर, बिल्डिंग्स, ज्वेलरीज, किसी भी चीज़ का, अपनी किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी एसेट का इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो आप कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करोगे? जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी आपको परचेज करनी होगी। There are the 3 types of general insurance. First one is fire insurance, second one is theft insurance, and third one is marine insurance. Now come to the first category, that is fire insurance. It provides safety against loss from fire. If property of insured get damaged due to fire, the insured will receive the value of damaged property as compensation from insurance company. If no such event happens, insured will not receive anything. Very important point. If no such event happens, insured will not receive anything. अगर कोई भी इवेंट हैपन नहीं होता है, कोई भी घटना घटित नहीं होती है तो इंश्योर्ड को कुछ भी नहीं मिलेगा। फॉर सच सर्विस इंश्योरेंस कंपनी चार्जेस प्रीमियम डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लॉस इंश्योर्ड। जितना आप लॉस के लिए इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, आपका जो प्रीमियम है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने अमाउंट का कंपनसेशन रिक्वायर्ड किया है। उसी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी आपसे फी यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करेगी। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हम परचेज करते हैं मेनली इसलिए कि अगर फायर से हमारी बिल्डिंग्स को, हमारी प्रॉपर्टी को किसी तरह का कोई लॉस हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस का हमें कंपनसेशन दे दे। मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैंने अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया यानी कि मैंने उसके अगेंस्ट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की। अब मैंने अपनी बिल्डिंग के लिए 5 लाख रुपीज़ की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर ली। तो अब मेरी बिल्डिंग 1 करोड़ की है, 20 लाख की है, 50 लाख की है, ठीक है। ये बात मैटर नहीं कर रही है, बात ये मैटर कर रही है कि मैं उसका कितना लॉस कंपनसेट करवाना चाहती हूँ। मैंने 5 लाख रुपीज़ तक का कंपनसेशन डिमांड किया इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपीज़ के लॉस के अगेंस्ट ही इंश्योरेंस प्रीमियम डिसाइड करेगी।
अगर मैं 20 करोड़ रुपीज़ का इंश्योरेंस कराना चाहती हूँ अपनी बिल्डिंग का, मान लीजिए मेरी बिल्डिंग की ये वैल्यू है 20 करोड़ रुपीज़, तो और मैं पूरे लॉस को इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेट करवाना चाहती हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी 20 करोड़ रुपीज़ के अगेंस्ट ही इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट डिसाइड करेगी। यानी कि जितना लॉस आप इंश्योरेंस कंपनी से कवर करवाना चाहते हो उसी प्रीमियम को आपको पे करना होगा। उसी के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम चार्ज करेगी। अब जितना इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी सेट करेगी, क्लाइंट को वो इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे कर दिया वो आपको तभी मिलेगा अगर आपकी बिल्डिंग में फायर से कोई लॉस होता है। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज 1 ईयर के लिए वैलिड होती हैं। जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है उसकी जो पीरियड है वो 1 ईयर का रहेगा। 1 ईयर के बाद वो लैप्स हो जाएगा। अब 1 ईयर के अंदर मेरी फायर से मेरी बिल्डिंग को कोई लॉस नहीं हुआ तो मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम वेस्ट हो गया, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज थेफ्ट इंश्योरेंस। Theft insurance provides insurance against theft. The insurance company pays the insured the value of property as compensation if the property is stolen. Very important point. अगर आपकी प्रॉपर्टी की चोरी होती है, कोई आपकी प्रॉपर्टी को चुराता है, तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको थेफ्ट इंश्योरेंस के अगेंस्ट जो आपका सम एश्योर्ड है वो पे करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। जैसा कि अभी हमने फायर इंश्योरेंस में डिस्कस किया, हम अपनी प्रॉपर्टी का थेफ्ट इंश्योरेंस करवा रहे हैं। हमने 5 लाख रुपीज़ की, 10 लाख रुपीज़ की, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी का सम एश्योर्ड का अमाउंट हमने सेट किया उसी के अकॉर्डिंग हम प्रीमियम पे करेंगे। और अगर प्रॉपर्टी जो है वो चोरी हो जाती है तब इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, अदरवाइज कोई क्लेम नहीं देगी। Now come to the third category, that is marine insurance. Marine insurance provides protection against loss during sea voyage. ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि मैराइन इंश्योरेंस जो है वो किसके लिए किया जा रहा है। जो सी है, हमारा सी के अंदर जो हमारे शिप चल रहे हैं उन शिप्स में जो हमारा गुड्स, जो हमारा सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र हो रहा है, उससे रिलेटेड जो भी हम प्रोटेक्शन चाहते हैं वो सारी की सारी प्रोटेक्शन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैराइन इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वो प्रोवाइड कर रहा है। द बिजनेसमैन कैन गेट देयर गुड्स इंश्योर्ड वेयर एज द शिप ओनर कैन गेट हिज इंश्योर्ड बाय पेइंग द प्रीमियम फिक्स्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बिजनेसमैन अपनी गुड्स का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, वहीं शिप ओनर अपने शिप का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। क्योंकि शिप ओनर जो हैं वो अपने शिप चला रहे हैं, यानी कि शिपिंग कंपनीज हैं जो अपने शिप सी में चलाती हैं, और जो बिजनेसमैन हैं वो अपनी गुड्स उसके अंदर लोड करते हैं। अब जो ये शिप है इसका इंश्योरेंस जो है वो कौन करवाएगा, शिपिंग कंपनी करवाएगी, जो शिप का ओनर है वो करवाएगा। लेकिन जो गुड्स हैं उनका इंश्योरेंस कौन करवाएगा, बिजनेसमैन करवाएगा, जिसकी वो गुड्स हैं या जिसको वो गुड्स सेल कर रहा है। यानी कि सेलर या बायर में से कोई एक पार्टी उन गुड्स का इंश्योरेंस करवाएगी और शिपिंग कंपनीज जो हैं वो शिप का इंश्योरेंस करवाएंगी, या शिप के जो ओनर्स हैं वो शिप का इंश्योरेंस करवाएंगे। अब इन सबको इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैराइन इंश्योरेंस सेक्टर ही प्रोवाइड कर रहा है। मैराइन इंश्योरेंस सेक्टर आपके शिप को, आपकी शिप में जो कार्गो रखा गया है, कार्गो मीन्स जो गुड्स रखी गई हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे सी के अंदर नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से कोई तूफ़ान आ जाता है, दो शिप आपस में टकरा जाते हैं, ठीक है, या कोई एनिमी कंट्री उनके ऊपर जो है आक्रमण कर देता है, ठीक है, तो इस तरह से कोई भी लॉस हमारे शिप को भी हो सकता है, हमारी गुड्स को भी हो सकता है। शिप में कोई होल हो जाता है नीचे से, जो हमारे सी बर्ड्स हैं वो शिप में, क्योंकि शिप क्या होता है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है, और हमारे जो सी बर्ड्स होते हैं वो लकड़ी में होल कर देते हैं, और होल करने की वजह से शिप में पानी आ सकता है, हमारी गुड्स डैमेज हो सकती हैं, शिप डूब सकता है, ठीक है। तो मतलब बहुत तरह के लॉसेस जो हैं वो सी में भी हमारी गुड्स, हमारे शिप्स को हो सकते हैं। उन सब लॉसेस को कवर करने के लिए कौन सा सेक्टर काम कर रहा है, मैराइन इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो काम कर रहा है।
इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क, कुछ और रिस्क भी हैं जिनकी हेल्प जो है वो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर कर रहा है हमें कवर करने में। वन इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गया है, क्योंकि देखिए हर पर्सन क्या चाहता है, वो हेल्दी रहे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी रहेगा, उसकी सोच से वो हेल्दी नहीं रह सकता। ठीक है, मैनी टाइम वो अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको बहुत सारी डिजीज़ को फेस करना पड़ता है। अब जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है आज के टाइम में, तभी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लेकर मार्केट में आई हैं। Health insurance has gained popularity these days. General insurance company provides such health insurance policies such as Mediclaim for the general public. Mediclaim एक बहुत ही famous insurance policy है. The insurance company charges a nominal premium every year and in return undertakes to provide sum up of stipulated amount for the treatment of certain diseases such as heart problems, cancers, etc. इंश्योरेंस कंपनीज आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस के अगेंस्ट पॉलिसी प्रोवाइड करती हैं। उस पॉलिसी को परचेज करने के बाद आपको अगर डॉक्टर से विज़िट करना है, कंसल्ट करना है, तो आपका जो भी फ़ी हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। आपके जो मेडिकल बिल्स आ रहे हैं, यानी कि आप अगर कोई टेस्ट करवाते हो, कोई सीटी स्कैन करवा रहे हो, एक्सरे करवा रहे हो, ठीक है, अदर टाइप के जो टेस्ट्स हैं आपकी बॉडी के, उन पर जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका कंपनसेशन भी कौन देगा आपको? इंश्योरेंस कंपनी देगी। आपकी कोई मेडिसिन्स परचेज की जा रही हैं, उनके अगेंस्ट जो बिल हैं उनकी पेमेंट भी कौन कर देगा? इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो हॉस्पिटल के जो चार्जेस हैं उनकी पेमेंट भी कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इंश्योरेंस कंपनीज आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ परचेज़ की हैं उनमें किन किन एरिया को कवर करती हैं वो पॉलिसी में ऑलरेडी रिटर्न होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही इंश्योरेंस कंपनीज आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करती हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज तो अपने क्लाइंट्स को इस तरह का सम भी प्रोवाइड कर रही हैं कि अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनकी जो इनकम है उसका उन्हें लॉस हो रहा है, उसका कंपनसेशन भी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जिनमें प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और आपकी जो जॉब थी या आपका जो बिजनेस था उसकी इनकम का जो लॉस आपको हुआ हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से, ठीक है, तो उस कंपनसेशन को भी इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये आपको देखना होगा कि आपने किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है, ये उस पर डिपेंड करेगा। Next is fidelity insurance. It is the contract between the insurance company and the employer. बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आई है यहाँ पर कि यहाँ पर किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है? इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। और क्लाइंट कौन है यहाँ पर? एम्प्लॉयर जो है वो क्लाइंट है। अंडर दिस द इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट द लॉस suffered by the insured employer on the account of the fraud dishonesty of his employees। यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी भी आ गई, एम्प्लॉय भी आ गया। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? इंश्योरेंस कंपनी और एम्प्लॉयर के बीच में। लेकिन एम्प्लॉयर किसका इंश्योरेंस करवाने जा रहा है? उसके एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी का, उसके एम्प्लॉय के फ्रॉड का एम्प्लॉयर जो है वो इंश्योरेंस करवाने जा रहा है। It is intangible in nature. The service conditions of the employee for whom the insurance policy is taken cannot be changed without consulting the insurance company। बड़ा ही क्लियर सा कंसेप्ट है ये। देखिए बेटा कि फिडेलिटी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। फिडेलिटी इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज के बीच में हो रहा है। वन पार्टी कौन है? इंश्योरेंस कंपनी, एंड सेकेंड पार्टी कौन है? एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर को ये डर रहता है कि उसके अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो उसके फाइनेंशियल मैटर्स को देखते हैं, जो उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालते हैं, वो एम्प्लॉय कहीं फ्रॉड ना कर लें, कहीं डिसऑनेस्ट ना हो जाएं और बहुत बड़ा कोई घोटाला ना कर लें बिजनेस के अंदर। तो वो एम्प्लॉयर क्या करता है? अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाता है। जब वो अपने एम्प्लॉय का फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, इस तरह के फैक्टर्स के अगेंस्ट इंश्योरेंस करवा रहा है, तो वो कौन से इंश्योरेंस में
एंटर कर रहा है, फिडेलिटी इंश्योरेंस के सेक्टर में वो एंटर कर रहा है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का जो है इंश्योरेंस करवा दिया, ताकि अगर कोई एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी की वजह से कोई फ्रॉड कर लेता है, कोई चीटिंग कर लेता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो उस लॉस को कंपनसेट कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी उस लॉस को कंपनसेट। अब इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को कंपनसेट करती है, और ये लॉस जो है वो इनटेंजिबल नेचर का है, क्योंकि हम एक ऐसे पर्सन का नेचर का, उसकी डिसऑनेस्टी का, उसके ह्यूमन बीइंग की जो नेचर है उसका हम इंश्योरेंस करने जा रहे हैं। ठीक है, कि अगर वो कोई फ्रॉड करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है, तो ये इनटेंजिबल नेचर का इंश्योरेंस है। अब जब आप अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हो और आपने एम्प्लॉय अपॉइंट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि हम अपने इस एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं फिडेलिटी इंश्योरेंस के अंडर, तो इंश्योरेंस कंपनी पहले उस एम्प्लॉय के करैक्टर को चेक करती है कि ये एम्प्लॉय ऑनेस्ट है या ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में पहले ही ये फ्रॉड कर चुका है, ये चीटर है, ये चीटिंग्स करता रहता है, डिसऑनेस्ट है ये पर्सन। ठीक है, फ्रॉड करना जो है इसकी एक हैबिट है, तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी कि हम इस तरह के पर्सन का इंश्योरेंस नहीं करते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय अगर ऑनेस्ट होता है, उसका जो बैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा होता है, तो ही इंश्योरेंस कंपनी फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को एम्प्लॉयर को सेल करती हैं, उसके बदले में उससे प्रीमियम चार्ज करती हैं। अब अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को चेंज करना चाहता है, तो बिना इंश्योरेंस कंपनी की परमिशन के वो नया एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर ने अगर नया एम्प्लॉय बिना इंश्योरेंस कंपनी की परमिशन के अपॉइंट कर लिया, तो एम्प्लॉयर को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने एक पर्टिकुलर पर्सन को देखते हुए, उसके करेक्टर को देखते हुए, उसकी बैकग्राउंड को देखते हुए वो इंश्योरेंस पॉलिसी एम्प्लॉयर को प्रोवाइड की थी। अब अगर एम्प्लॉय ही चेंज हो गया और नए एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई भी कंपनसेशन हमारे एम्प्लॉयर को पे नहीं करेगी। दैट्स ऑल अबाउट द फिडेलिटी इंश्योरेंस। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।